नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज सहदेव में। मैं हूं सूरज सहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे झारखंड सरकार की नई नियोजन नीति को लेकर के, और अब झारखंड के जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम होगा किस आधार पर होगा, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन जो है, जो नियम बनाया गया था वो 2008 में बनाया गया था। और उसके बाद से झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं का जो कंडक्ट करती है वो जेएसएससी करती है दोस्तों। और जेएसएससी जो क्वेश्चन करती थी वो दो पैटर्न में एग्ज़ाम लेती थी। एक होता था पीटी प्रीलिम स्टेज होता था और एक होता था मेन एग्ज़ाम होता था। हम सब जानते हैं कि पहले पीटी एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन होते थे, जिसमें 360 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें आपके जीएस थे, जनरल साइंस था, मैथमेटिक्स था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कुछ चेक करने के लिए क्वेश्चन था, फिर झारखंड से सवाल पूछे जाते थे। अब इसको हटा दिया गया है। पहले जीएस से, जनरल स्टडीज़ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे 90 मार्क्स के पीटी में, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे 60 मार्क्स के, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे 60 नंबर के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के पर्सनालिटी को चेक करने के लिए जो क्वेश्चन होते थे 20 सवाल होते थे वो 60 नंबर के होते थे। और झारखंड से संबंधित 30 सवाल पूछे जाते थे जो 90 नंबर का होता था। अब जो है दोस्तों इस पीटी एग्ज़ाम को पूरी तरीके से, चाहे वो मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल का जेएसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करे या ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करे, इन दोनों ही एग्ज़ाम से पीटी को परीक्षा से हटा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा ली जाएगी और वो होगा आपका मेन एग्ज़ाम। अब जो मेन एग्ज़ाम का जो पैटर्न बनाया गया दोस्तों, इसमें 3 पेपर ठीक निश्चित किए गए हैं। पहला पेपर है हिंदी या इंग्लिश। इसमें से 120 सवाल रहेंगे और 120 मिनट के यानी कि 2 घंटे के सवाल में समय दिया जाएगा। और कुल 360 प्रश्न इस पर 360 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे। और इस पर जो है दोस्तों पहले जी की जो स्थिति थी वो ये थी कि पहले हिंदी और इंग्लिश में 30% मार्क्स लाना ज़रूरी था, यानी उसे अब घटा करके मात्र दोनों को जोड़ करके ही 30% लाना अनिवार्य किया गया है। यानी कि पहले 30% हिंदी में 30% इंग्लिश में लाना ज़रूरी था, अब दोनों को जोड़ करके ही सिर्फ 30% लाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें पेपर 2 में जो रीजनल लैंग्वेज स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को लेकर के है दोस्तों, जिसमें 12 भाषाओं को शामिल किया गया है, उसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। 120 मिनट के यानी कि 2 घंटा का रहेगा और 360 नंबर का इस पर सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। इस जो रीजनल लैंग्वेज है दोस्तों, इसमें जो भाषाओं को शामिल किया गया, 12 जनजातीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इसमें आपका है नागपुरी है, मुंडारी है, हो है, कुड़ुक है, संथाली है, पंचपरगनिया है, कुड़माली है, खोरठा है, उर्दू है, बांग्ला है, उड़िया है और खड़िया को जनजातीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है। और इसी से जो 100 क्वेश्चन होंगे इसी भाषा से ही संबंधित सवाल होंगे और उसमें 300 मार्क्स होंगे दोस्तों। उसके बाद तीसरा पेपर जो दोस्तों वो जनरल नॉलेज का रखा गया है, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 मिनट दिए जाएंगे उसको हल करने के लिए। और इसमें जो मार्क्स रहेगा वो 450 यानी कि 450 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये जो दोस्तों अब जो पीटी एग्ज़ाम को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ मेंस का एग्ज़ाम होगा। वही जो टाइपिंग से संबंधित, कंप्यूटर का जो टाइपिंग से संबंधित जो पहले का जो नियम था दोस्तों, उस पर भी परिवर्तन किया गया है। पहले जो था उसमें 10 मिनट के टाइपिंग में होता था, 30 वर्ड पर मिनट के तहत एग्ज़ाम ली जाती थी, यानी कि 10 मिनट में जो टाइपिंग का जो स्पीड देखा जाता था वो 300 टाइपिंग वर्ड्स को टाइप करना होता था, यानी कि 30 वर्ड प्रति मिनट था। अब उसे घटा करके 25 मिनट पर मिनट किया, यानी कि 10 मिनट में कुल अब 250 शब्द ही टाइप करने पड़ेंगे। यानी कि पहले 300 था, उसको घटा करके 250 कर दिया गया है। यानी कि टाइपिंग स्पीड की भाषा में बात करें तो अब 25 वर्ड प्रति मिनट का स्पीड होना अनिवार्य है दोस्तों।
वही दोस्तों पहले टाइपिंग मिस्टेक के रूप में 1.5% तक माफ़ ही था, यानी कि अगर आप टाइप कर उसमें 1.5% की गलती होती थी तो उसको माफ़ किया जाता था। अब उसे बढ़ा करके 2% कर दिया गया है, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक में आपका 2% तक माफ़ कर दिया जाएगा। दोस्तों अब जो देखा जा रहा है इसमें दोस्तों कि अब इसके लिए कौन से लोग अभ्यर्थी होंगे, कौन लोग झारखंड के जेएसएससी चाहे मैट्रिक लेवल का हो या ग्रेजुएट लेवल का हो, कौन लोग इसमें परीक्षा दे सकेंगे, इसको लेकर भी नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। अब इसके अनुसार पहले था कि झारखंड कोई भी मैट्रिक पास होता था वो इसमें शामिल हो सकता था। अब उसमें संशोधन करते हुए किया गया है कि जो भी व्यक्ति या अभ्यर्थी झारखंड में अवस्थित स्कूल, झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैट्रिक या 10वीं की परीक्षा पास करेगा, वही इस परीक्षा में शामिल होने का हकदार होगा। यानी कि जो व्यक्ति या जो अभ्यर्थी झारखंड से बाहर से मैट्रिक पास करेगा वो अब इसमें शामिल होने का हकदार नहीं होगा, चाहे वो मैट्रिक लेवल के एग्ज़ाम हो चाहे वो स्नातक स्तर का एग्ज़ाम हो, दोनों ही परीक्षाओं में से शामिल करने से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। हालांकि वैसे विद्यार्थी या वैसे अभ्यर्थी जो एसटी से हैं, एससी से हैं या ओबीसी से हैं, दूसरे भाषा में अगर बात करें तो जिनको आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण मिलने वाले अभ्यर्थियों को इससे दूर रखा गया है। यानी कि जिन लोगों को आरक्षण मिलता है वैसे अभ्यर्थी अगर बाहर में भी जाकर पढ़ाई करते हैं तो वैसे विद्यार्थी परीक्षा देने के से वंचित नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनको अलाउ किया जाएगा। साथ ही साथ अनुकंपा के आधार पर जब कभी नौकरी दी जाती है या नौकरी मिलती है उसमें भी इस नीति को लागू नहीं की जाएगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसका माता पिता अगर झारखंड में काम कर रहे हो या अनुकंपा के आधार पर सरकार उसे नौकरी देती है तो वो भारत में कहीं से भी पढ़े उसको यहाँ नौकरी सरकार दे सकती है, उस पर किसी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं आएगी। वहीं दोस्तों हम बात करें तो अब जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अनारक्षित सीट से हैं, यानी कि उनको आरक्षण प्राप्त नहीं है, अगर वैसे विद्यार्थी जो बाहर से झारखंड से बाहर से मैट्रिक पास किए हैं वो अब झारखंड में परीक्षा जो झारखंड जेएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उस पे वो भाग नहीं ले सकेंगे। मुझे लगता है दोस्तों इसको लेकर के कहीं ना कहीं विरोधाभास है, इसका विरोध होगा, हो सकता है इसको अदालत में भी चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों कि बहुत सारे जो यहाँ पर मूलवासी हैं जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है, विशेष करके वो राजपूत है, ब्राह्मण है, लाला है, भूमियार है, मुस्लिम जाति से भी आते हैं जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो यहाँ के मूलवासी हैं ये मैंने 15 साल नहीं बल्कि यहाँ पर 100, 150, 2000 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, वैसे परिवार के सदस्य जो खतियानी तो झारखंड के हैं लेकिन किसी कारणवश अगर उसके सदस्य परिवार के सदस्य अगर बाहर में एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो वो झारखंड के नौकरी के लायक नहीं माने जाएंगे। कहीं ना कहीं यह विरोधाभास है और ये झारखंड के मूलवासियों के साथ एक प्रकार का अन्याय है दोस्तों। मुझे लगता है इसको लेकर के कोर्ट में से चैलेंज किया जा सकता है दोस्तों। वही अगर हम बात करें दोस्तों कुछ जो भाषा को लेकर के जो 12 भाषाओं को जनजातीय भाषा के रूप में पहचान की गई है, इसमें जो पलामू है, गढ़वा है, लातेहार है, डाल्टनगंज है, पांकी चतरा के कुछ पार्ट में है, यहाँ के लोग भोजपुरी या अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं। और अगर भोजपुरी को वहाँ शामिल नहीं किया गया है तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोगों के साथ सरकार ने न्याय किया है। यानी कि भोजपुरी को भी वहाँ इस क्षेत्रीय भाषा में अगर शामिल किया जाता तो शायद पलामू, गढ़वा, चतरा या डाल्टनगंज या लातेहार क्षेत्र के लोग इस परीक्षा में शामिल हो पाते। वही अगर हम बात करेंगे दोस्तों अगर गढ़वा की गोड्डा की साहेबगंज क्षेत्रों में या आपके दुमका देवघर क्षेत्रों में, तो उस क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग अंगिका भाषा का प्रयोग करते हैं। उस क्षेत्र में लोग भोजपुरी भी बोलते हैं। अगर उनको भी अगर इन भाषा को शामिल अगर यहाँ पर नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संख्या जो झारखंड के मूलवासी हैं उनके साथ भी अन्याय होगा दोस्तों। तो अब मुझे लगता है दोस्तों कि
नीति जो नियोजन नीति बनाई है बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया है। और इसको लेकर के जहां छात्रों में जो अनारक्षित सीट के जो छात्र हैं उनमें नाराज़गी है, तो वहीं भाजपा में भी इसको लेकर के नाराज़गी व्यक्त की गई है और इसको लेकर के जन आंदोलन छेड़ने की बात कही जा रही है। और एक सवाल इस पर आता है दोस्तों कि जो जनजातीय भाषा में जिसको उर्दू को शामिल किया गया है, तो उर्दू को शामिल करने पर भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने इसका कड़ा विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि उर्दू भाषा कब से क्षेत्रीय भाषा हो गया है। उर्दू भाषा पूरे भारत में सेकेंड लैंग्वेज है और हिंदी प्रथम भाषा है। तो जब हिंदी क्षेत्रीय भाषा नहीं है तो उर्दू कैसे क्षेत्रीय भाषा हो गया। उन्होंने कहा कि उन्हें उर्दू भाषा से कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले के जो नियोजन नीति या जो स्थानीय नीति में जो भाषा था दोस्तों, उसमें उर्दू के साथ साथ हिंदी को भी शामिल किया गया था। यानी कि द्वितीय प्रश्न जहाँ द्वितीय जो पेपर था जिसमें स्थानीय भाषा को शामिल किया गया था, उसमें पहले हिंदी को भी शामिल किया गया था, उर्दू को भी शामिल किया गया था, अंगिका भोजपुरी को भी शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने क्षेत्रीय भाषा के रूप में राष्ट्रभाषा को हिंदी को अलग कर दिया, अंगिका को अलग कर दिया और भोजपुरी को अलग कर दिया। इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है, लोगों में जनाक्रोश है दोस्तों। वही अगर हम बात करेंगे दोस्तों, जो 3 प्रकार का जो है पेपर, अभी 3 पेपर है, उसमें हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर लिया जा रहा है जिसमें आपको 120 क्वेश्चन, 120 मिनट का, 360 मार्क्स का, इससे जो मेन सिलेक्शन होगा यानी कि सिलेक्शन का आधार नहीं बनाया जाएगा, इसे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में रखा जा रहा है। जब सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, तो हिंदी और इंग्लिश में आप जितना भी मार्क्स ले आएँ, आपका सिलेक्शन में इसको सबको नहीं जोड़ेगा, सिर्फ आगे क्वालिफाई करने के लिए इसको रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों यही जानकारी थी नई नियोजन नीति के बारे में। मुझे लगा कि इसको मैं वीडियो बनाऊं और आप तक जानकारी शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कुछ भी नया वीडियो डालूँ तो उसका अप टू डेट या इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जोहार, जय हिंद।